नमस्कार साथियों, मैं प्रमोद खंडूड़ी और आप देख रहे हैं हिमालय प्लस। और मैं इस समय पौड़ी में हूँ। पौड़ी के कंडोलिया ये मैदान है और कंडोलिया में मैं हूँ, यहाँ पार्क में। जिस संग से आप देख रहे होंगे कि लगातार 2024 का जो चुनाव चल रहा है लोकसभा का, उसमें जो भारतीय जनता पार्टी के युवा कार्यकर्ता है, कांग्रेस युवा कार्यकर्ता है, वो अपनी पार्टी के लगातार जो लगा रहे प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं और ये एक हॉट सीट बन गई है। मैं सबसे पहले जाऊँगा कांग्रेस के साथी हैं मोहित भाई के पास। मोहित भाई, क्या स्थिति है कांग्रेस की समय? देखिए, इस समय जहां भी जाओ तो श्री गणेश हो रहा है और निश्चित रूप से अब गढ़वाल की जनता ने मन बना लिया है और गढ़वाल की जनता त्रस्त हो गई है कि ना उसको स्वास्थ्य सेवाएं मिली हैं, ना शिक्षा मिला है, ना युवाओं को यहाँ का रोजगार मिला है, बल्कि रोजगार को ठगने का काम किया है। एक तरीके से मतलब रोजगार छीनने का काम किया भाजपा की सरकार ने। और निश्चित रूप से अब माननीय गणेश गोदियाल जी यहाँ से भारी मतों से चुनकर संसद में जा रहे हैं। गोदियाल जी संसद में जाने वाले हैं। भाजपा 400 पार कैसी होगी? भाजपा 400 पार होगी और निश्चित होगी। और अनिल बलूनी जी इस क्षेत्र से 100% नहीं बल्कि उससे भी ज़्यादा यहाँ से चुन के जाएंगे और करीबन 5 लाख की लीड लेकर के हम लोग इससे जाएंगे। गोदियाल जी के आने से कहीं ना कहीं भाजपा के चेहरे पे बल आ गया है। भाजपा के चेहरे में नहीं, भाजपा के कार्यकर्ताओं में बल आ गया है और वो अनिल बलूनी जी को पहुंचा के रहेंगे संसद किसी भी हालत में। अनिल बलूनी जी को संसद पहुंचा के रहेंगे। कैसे गोदियाल जी कैसे जीतेंगे? देखिए, आज गढ़वाल का हर आम आदमी यह देखता है कि वो ऐसे आदमी को संसद में चुनकर भेजे जो उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार को लेकर बात करे। लेकिन अभी की जो हाल में कैंडिडेट हैं, दोनों कैंडिडेट भाजपा कांग्रेस के, तो सबसे सूटेबल कैंडिडेट जो आम जनता को यहाँ पे लगता है वो गणेश गोदियाल जी हैं। वही एक मात्र ऐसे सांसद बनेंगे जो यहाँ के लोगों की बात संसद में रख पाएंगे। गणेश गोदियाल जी यहाँ के जमीनी आदमी हैं और जमीनी आदमी अपनी बात पूरी जनता की बात संसद में रखेंगे। भाजपा कैसे 400 पार होगी? देखिए, इसमें कोई दोहराय नहीं है कि माननीय अनिल बलूनी जी और उत्तराखंड की 5 सीटें प्रचंड बहुमत के साथ 5 लाख प्लस के साथ संसद में बैठने वाली हैं। और रही बात गोदियाल जी की, तो मुझे नहीं लगता कि गढ़वाल सीट में गोदियाल जी का कहीं कंपेयर होगा आदरणीय अनिल बलूनी जी से। इस बार वोट पड़ेगा पर्यटन को, इस बार वोट पड़ेगा तारामंडल को, एक वोट विकास को, वोट पड़ेगा रोजगार को। और माननीय अनिल बलूनी जी की केंद्र में इतनी पहचान है, इतनी हम मानते कितनी कद्दावर नेता वो है कि उन्होंने कल भी अपने एक बात बोली कि 19 तारीख तक आप हमारा साथ दीजिए और उसके बाद केंद्र में जितने मंत्री हैं गढ़वाल में विकास की झड़ी लगा देंगे। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। भाजपा 400 पार होने जा रही है। जो भाजपा का नारा है 400 पार, मतलब 400 पार सिलेंडर, 400 मतलब 1000 पार होना है, 400 पार पेट्रोल, 400 पार होना है, 400 पार राशन, 400 पार होना है। ये है भाजपा का मतलब है इस टाइम जो 400 पार है। और एक जो है जो आप कह रहे हैं हमें चाहिए धरातल सांसद अपना, हमें पैरासूट कैंडिडेट नहीं चाहिए जो बाहर से आया सीधा आके लड़ रहा है, वो कैंडिडेट नहीं चाहिए हमें। जो उत्तराखंड में जो लगातार हमारे पौड़ी में है जो मतलब अपने धरातल से जुड़ा हुआ कैंडिडेट है, हमें वैसा सांसद चाहिए, ना कि पैरासूट सांसद चाहिए। पैरासूट सांसद नहीं चाहिए, धरातल वाला चाहिए, धरातल का सांसद चाहिए। जी, कांग्रेस द्वारा युवाओं को केवल बकलाया जा रहा है, ठगा जा रहा है। ये वही कांग्रेस है जिसने जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी तो सेना पे सवाल उठाए थे और आज अग्निवीर को एक मुद्दा बना के, केवल चुनावी मुद्दा बना के ये हर जगह बोल रहे हैं कि अग्निवीर है। तो जब ये सेना से सवाल कर रहे थे कि किस प्रकार आपने सर्जिकल स्ट्राइक करी, तब इनको पता नहीं चला कि वो युवा के यहाँ रोजगार है। हमारे जो लोग हमारी सेना पे सवाल उठा सकते हैं वो कल किसी पे भी सवाल उठा सकते हैं कि भैया आपने गलत किया है। सबसे पहले तो ये उस कांग्रेस को शर्म होनी चाहिए जिसने ये अपनी सेना पे लांछन लगाते हुए और आज उसी अग्निवीर का मुद्दा, उसी सेना से रिलेटेड अग्निवीर का मुद्दा आज अपने चुनाव का मुद्दा बनाया हुआ है। अग्निवीर का मुद्दा चुनाव मुद्दा बन गया, क्या कहेंगे? अब देखिए, गढ़वाल का जो मतलब सबसे बड़ा रोजगार का साधन होता था अग्निवीर, उसको आप संविदा पे कर देंगे और अब चाहते हैं कि कांग्रेस उस पर सवाल भी ना करे। तो मतलब ये तो तानाशाही हुई। मतलब एक तरफ आपने हमारे जो युवाओं का सपना था उसको तोड़ दिया। मतलब वो दिन रात मेहनत करता था, सुबह 4 बजे उठ के सड़कों पे दौड़ता था, लेकिन आपने उसको अग्निवीर योजना का नाम देके उस भर्ती को संविदा पे 4 साल का कर दिया। मतलब जो पहले कैप्टन लांस नायक और मेजर हुआ करते थे वो अब उनको नहीं मिलेगा, बल्कि उनको शहीद का दर्जा भी नहीं मिलेगा। तो युवाओं को जो ठगने का काम किया है, और आप कह रहे हैं कि मतलब सेना का अपमान। देखिए, हम सेना का सम्मान करते हैं और सैनिकों का सम्मान इस देश के सर्वोच्च सम्मान है, लेकिन जो यहाँ पहाड़ी क्षेत्र का सबसे बड़ा रोजगार का साधन हुआ करता था उसको
उसको यहाँ पे खत्म करने का काम किया है, तो कांग्रेस इससे सवाल भी करेगी और सवाल निश्चित रूप से यहाँ गढ़वाल की जनता भी करेगी, क्योंकि उनके रोजगार को खत्म किया गया है। रोजगार को खत्म कर दिया, अग्निवीर को संविदा पे दे दिया आपने। देखिए, मैं एक बात करना चाहूंगा, सहरा की बात कर कौन रहा है यहाँ पे? जो इस गढ़वाल क्षेत्र से आने वाले पहले सीडीएस को गाली देने वाली कांग्रेस के लोग आज यहाँ पर आर्मी की बात कर रहे हैं। आप एक चीज बताइए, अगर इनको इतना ही है तो इससे पहले आप ये देखिए, बोफोर्स घोटाले करने वाले आज हमारे साथ आर्मी की बात कर रहे हैं। हाँ, अग्निवीर का भी देखिए, अभी 4 साल जब उन लोगों के पूरे हो जाएंगे, उसके बाद के आने का क्या रिव्यू आता है वो भी आप अभी देखिएगा। उन लोगों से पूछिएगा जो अग्निवीर में सर्विस करके आएंगे, उनके जो जब उनका टर्म पूरा होगा तभी आपको इस पूरी योजना का क्या फायदा है और क्या इसका लाभ है तभी पता चल पाएगा। योजना का क्या लाभ और क्या फायदा है अग्निवीर का? सबसे पहले तो भाई ने अभी बोल रहे थे कि भाजपा सरकार आती है तो 1 वोट पड़ेगा तारामंडल के नाम से, 1 वोट पड़ेगा इसके नाम से। मैं बोलता हूँ, अगर गणेश गोदियाल जी कांग्रेस की सरकार आती है, 10 वोट पड़ेंगे उस बेटी के साथ जो अन्याय हुआ है उसके नाम पे, 10 वोट पड़ेंगे जो खराब सुविधा यहाँ हॉस्पिटल में उसके नाम पे, 10 वोट पड़ेंगे जो यहाँ पर आपकी शिक्षा निधि है, जो खराब शिक्षा निधि है उसके खिलाफ पड़ेंगे। तो ऐसे तमाम मुद्दे हैं जिसमें 1 वोट नहीं 10-100 वोट गणेश गोदियाल कांग्रेस को पड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी शिक्षा नीति पे काम नहीं करे, शिक्षा की व्यवस्था खराब है, स्वास्थ्य की व्यवस्था खराब है, वोट गणेश गोदियाल को पड़ेगा। देखिए, ये शिक्षा की बात कर भी कौन रहा है? कांग्रेस, जिसके टाइम पे स्कूलों में दरियां हुआ करती, टेबल नहीं होते थे, शिक्षक नहीं हुआ करते थे। आज आप बात करेंगे, हर विद्यालय, माननीय शिक्षा मंत्री उत्तराखंड ने हर विद्यालय को टेबल चेयर दे दिए हैं, हर विद्यालय को लैब दे दी है। आप देखेंगे कि आज हमारे कलजी खाल में उस शिक्षा के बढ़ावा देते हुए डिग्री कॉलेज खुल रहा है, पाऊ में डिग्री कॉलेज खुल गया है, आपका खिरसू में डिग्री कॉलेज खुल गया है। तो क्या शिक्षा की तरफ भाजपा काम नहीं कर रही है? ये शिक्षा की तरफ काम नहीं है तो क्या है? डिग्री कॉलेज खोल दे भाजपा ने सब जगह। अरे डिग्री कॉलेज खुल रहे हैं, वहां पढ़ने के लिए बच्चों तो चाहिए, लेकिन पौड़ी जिले में हमारा जो केंद्रीय विश्वविद्यालय है उसमें आप देखिए कि यहाँ पे लोकल बच्चों की संख्या कितनी है। लोकल बच्चों की संख्या नाम मात्र की रह गई है। हम गढ़वाल विश्वविद्यालय, मतलब यहाँ के बच्चों को अगर उच्च शिक्षा में अगर कहीं कंपटीशन में जाना पड़ेगा तो केंद्रीय विश्वविद्यालय में उसको एडमिशन लेना पड़ेगा। केंद्रीय विश्वविद्यालय में जब पढ़ाई करेगा तो आगे बढ़ेगा। आप गाँव क्षेत्र में अगर डिग्री कॉलेज खोल देंगे, जब वहाँ पढ़ने के लिए बच्चे ही नहीं होंगे तो आप करेंगे क्या उन कॉलेजों का? तो कहीं ना कहीं मतलब छात्रों को भी ठगा हुआ महसूस किया, क्योंकि उनको जो सुविधाएं उनको मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही। बच्चे नहीं है, कॉलेज खोल दिए। ये तो कांग्रेस की देन से ही पलायन चलता हुआ आ रहा है। पलायन को रोकने के लिए तो स्कूलों को दरी मुक्त किया गया है, वहाँ पे लैब की व्यवस्था की गई है, शिक्षकों की व्यवस्था की गई है। अब धीरे धीरे जब बच्चे रुकेंगे तो कहीं ना कहीं गढ़वाल विश्वविद्यालय में लोग पढ़ने के लिए आएंगे, डिग्री कॉलेज में लोग पढ़ने के लिए आएंगे। आप इधर आ जाओ। मोदी 400 पार या गोदियाल? बिल्कुल जी, बहुत सही सवाल है। वैसे देखा जाए तो मोदी 400 नहीं, 400 से कई आगे निकलने वाले हैं इस बार। और जैसे कि अभी हम सुन रहे हैं अपने भाइयों को, छोटे भाइयों को, हम लोगों ने सुना दोनों तरफ से कि हमारे बहुत सारे मुद्दे हैं। तारामंडल की हम बात कर रहे हैं, रोजगार की हम बात कर रहे हैं, पलायन की हम बात कर रहे हैं, हम सब चीज़ों की बात कर रहे हैं। हमने टूरिस्ट की बात नहीं करी शायद। तो पौड़ी को क्या एक सुविधा मिल सकती है, क्या ऐसा चीज़ मिल सकता है कि जितने हमारे टूरिस्ट हैं पौड़ी क्या देखने आएंगे? तो हमारे माननीय सांसद, जो राज्यसभा सांसद थे हमारे पूर्व में और अभी हमारे कैंडिडेट हैं अनिल बलूनी जी, उनकी एक सोच थी। उन्होंने अपने 6 साल के कार्यकाल में, जब राज्यसभा का होते हुए भी उन्होंने गढ़वाल को फोकस किया। उन्होंने इगास, मेरा एक त्योहार गाँव में, वो उन्होंने शुरू किया, इगास मनाई, तारामंडल दिया और हमारे यहाँ पे पर्वतीय संग्रहालय एक दिया है, जिसकी वजह से अगर आप देखोगे तो टूरिस्ट अपने आप आएगा। हमें कोई जरूरत नहीं पड़ेगी कुछ और चीज दिखाने की। हम बोलते हैं कि सबसे सुंदर हमारे यहाँ से हिमालय दिखता है, उसे देखने कौन आएगा? जब यहाँ पे तारामंडल बनेगा तो वहाँ शोध करने आएंगे। तारामंडल है क्या? सबसे बड़ा सवाल ये है। हमारी भूगोलिक परिस्थितियों की वजह से हम लोग कई चीजों से पीछे रह जाते हैं। जैसे अभी बात मैं सुन रही थी, जो अभी हो रहा था डिबेट, उसमें मैंने सुना कि इतनी योजनाएं हैं पर हमें पता नहीं है। तो योजनाएं तो होती हैं, योजनाओं के बारे में जानकारी हम लोग खुद ही नहीं लेना चाहते हैं, हम लोग जानना नहीं चाहते हैं कौन सा विभाग उसे करेगा, और किसी चीज में कुछ नहीं है। क्योंकि हमारी जब मोदी सरकार आई थी, उन्होंने कितना रोजगार जनरेट हुआ वही नहीं। जी बिल्कुल, जितना मेरे को ये आंकड़ा पता है, मैं खुद इस चीज से जुड़ी हुई हूँ और मैंने बहुत इस चीज में बहुत ज्यादा टाइम दिया है, 4 साल दिए हैं लगभग। प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना जब शुरू हुई थी उसके बाद पिछले 2018 से मैंने करीबन 2500 से 3000 फाइल खुद से कराई है, जिसमें मुझे पता है कि आज की डेट पे अगर मैं आप मेरे साथ चलिएगा, मैं आपको दिखाऊंगी वो छोटी छोटी फैक्ट्री, छोटे भाई बहन, हमारी माताएं जो छोटे छोटे काम कर रहे हैं और उनका रोजगार चल रहा है। अंतर सिर्फ इतना है कि अगर हम बात करें पौड़ी की, तो हम आलसी हो चुके हैं और हम उस काम को करना नहीं चाह रहे हैं। हमारा युवा सड़कों पर है, पेपर घोटाले हो जा रहे हैं,
जी बिल्कुल, ऐसा तो है नहीं ना कि पेपर घोटाला सिर्फ इस सरकार में हुआ है। जब से उत्तराखंड बना है कई बार आप देखेंगे कि कांग्रेस की सरकार भी सत्ते पे रही है, तब भी पेपर घोटाले हुए हैं, अभी भी पेपर घोटाले हुए हैं। तो उस चीज पे कैसा एक्शन लिया गया आप देखेंगे। अगर हमारी धामी सरकार ने नकल विरोधी कानून लाए हैं, हमारी धामी सरकार ने जब भर्ती घोटाला हुआ था तो उसमें भी अपने ही जो हमारे वो थे, हमारे नेता थे, उनको भी जेल भिजवाया था। तो हर चीज में हर चीज न्यायालय के पास जाती है, क्योंकि हमारा संविधान ऐसा है कि हमारे यहाँ कहते हैं ना कि 4 गुनेगार रिहा हो जाए। कांग्रेस ने एक बहुत बड़ा सवाल उठाया, अंकिता भंडारी वाला मामला, उसमें जी, भाजपा बिल्कुल। कुछ नहीं बोल रही है। ठीक है, मैं अंकिता भंडारी हत्याकांड पे भी आऊंगी। वैसे तो मैं इस बात को उठाना नहीं चाहती थी, क्योंकि दुर्भाग्य है कि हम उस बहन का नाम बार बार दोहरा रहे हैं, जिसको हम भुलाना चाहते हैं उसको कांग्रेस भुलाना चाहती है। मैं आपसे एक बात बोलूंगी, जब वो मुद्दा हुआ था तो पौड़ी की सड़कों पे किसी ने ये नहीं देखा कि मैं भाजपा से हूं, मैं एबीवीपी से हूं, मैं कांग्रेस से हूं, मैं एनएसयूआई से हूं। सब कलेक्टेड के बाहर खड़े थे, हम भी थे, हमारे भाई लोग शायद इधर के भी थे, इधर के भी थे, सब वहीं खड़े थे, सबको डंडे भी पड़े हैं। श्रीनगर में भी इतनी भीड़ थी कि जब हमारी बहन वहां पे ऐसा कुछ हुआ था, उसके बाद जब ये पूरा फास्ट ट्रैक हुआ, न्यायालय चले गया, तो अभी सारा मुद्दा ही न्यायालय के पास है। न्यायालय से ऊपर तो कोई नहीं, ना हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी है, ना राष्ट्रपति जी है। जब ये वहां से आएगा, आंसर आएगा, उसका भी अभी चल रहा है, बहुत जल्दी उसका भी आने वाला है। और रही बात इसकी, तो मुझे लगता है कि इस चीज को हम लोगों को न्यायालय पे छोड़ देना चाहिए। उसको न्यायालय पे छोड़ देना चाहिए। देखिए, जब उसमें भाजपा के नेता शामिल हैं, उस पर अगर कांग्रेस सवाल करती है, मतलब आप देखिए, जहां क्राइम सीन होता है उसको भाजपा की विधायक रेणु बिष्ट द्वारा रातों रात क्राइम सीन को तोड़ दिया जाता है और कहती हैं कि हाँ बुलडोजर नेत्री, एक बुलडोजर बाबा आए थे जिनके कार्यकाल में पुलिस भर्ती में 200 रुपए में पेपर बिक गया पुलिस भर्ती का यूपी में, और उनको बुलडोजर बाबा कहते हैं। लेकिन यहाँ पर हमारे रेणु बिष्ट जी के द्वारा रातों रात क्राइम सीन को तोड़ दिया गया, और उसमें जो भाजपा के नेता हैं विनोद आर्य, उनके बेटे ने हमारी जो अंकिता भंडारी है उनके साथ, आप उसकी रिपोर्ट भी देख लीजिए, उनके साथ दुष्कर्म हुआ, और जब उसको वीआईपी सेवा देने के लिए उसको प्रताड़ित किया गया, जब उसने मना कर दिया तो उसकी हत्या कर दी गई। लेकिन जब कांग्रेस इस पे सवाल करती है, जब उसके न्याय की मांग करती है, तो भाजपा के मुंह से एक शब्द तक नहीं निकलता है। हमारे पौड़ी के जो हमारे विधायक रहे, वो जब अंकिता भंडारी का मामला हो, कहीं नहीं दिखे हमारे बीच, जनता के बीच, मतलब कहीं से हमारे साथ शामिल नहीं हुए। माननीय अनिल बलूनी जी कहीं नहीं दिखे, माननीय तीरथ सिंह रावत जी यहाँ के जो सांसद थे वो कहीं नहीं दिखे। लेकिन जब आज कांग्रेस सवाल करती है तो कहते हैं कि माननीय न्यायालय, लेकिन जब आप सबूत ही मिटा देंगे, माननीय न्यायालय के सामने कुछ जाएगा ही नहीं, तो आप कैसे बात करने की। हम तो चाहते हैं कि निष्पक्ष उसकी कार्रवाई हो और जो सबूत है उनको माननीय न्यायालय के समक्ष रखा जाए। मयूर जी, भाई साहब, आरोप है यहाँ पे। भाई साहब, मैं एक चीज़ आपसे कहना चाहूँगा। पहले तो ये जो मुद्दा है, पहले तो सम्माननीय कोर्ट, इस भारत की जुडिशरी पर भारत के हर एक व्यक्ति का इतना भरोसा है कि वो जो भी निर्णय करेगी सही निर्णय करेगी। बाकी दूसरी बात इन्होंने कही, क्या इनको ज़्यादा नॉलेज है क्या इस बारे में कि सबूतों के साथ क्या छेड़छाड़ हुई है? वो तो गोपनीय विषय और पुलिस का जो विषय है वो वही है, और जो कोर्ट है उस पर हम लोगों की आस्था है। और आप ये भी मानते हैं कि जो सम्माननीय कोर्ट है वो इसका जो भी है मेरिट्स के आधार पर जो भी निर्णय करेगी, और मुझे पक्का इस पे 100% यकीन है कि दोषियों को 100% सजा मिलेगी, और जरूर मिलेगी। दोषियों को सजा मिलेगी। पौड़ी में स्वास्थ्य सुविधाओं और अन्य विकास के जो मुद्दे हैं, सड़कों की क्या स्थिति है? मैं ये कहना चाहूँगा, अनिल बलूनी जी के साथ हाल ही में राष्ट्रीय न्यूज़ चैनल यहाँ आए थे, जो कि उनके गांव भी गए शायद। तो मेरा सबसे बड़ा सवाल यह है कि नेशनल न्यूज़ चैनल इतना बायस्ड कैसे हो सकता है कि वो डेमोक्रेसी को ही ख़त्म कर देना चाहता है और एक पक्ष को वो दिखाना चाहता है। और मैं ये भी बोलना चाह रहा हूँ, अगर इन केस वो उनके अनिल बलूनी जी के गांव नेशनल न्यूज़ चैनल वाले आए, तो उन्होंने क्या वो सौड़ वाला रास्ता नहीं देखा, 8 किलोमीटर का पैच जो इतना बदहाल स्थिति में हो चुका है कि वहाँ से जिस 8 किलोमीटर को पैच ट्रैवल करने, देवप्रयाग वाला, उसको 8 किलोमीटर को पैच को ट्रैवल करने में कहाँ 15 मिनट लगते थे, आज वो 45 मिनट या 1 घंटे में वहाँ से इंसान वहाँ पहुँचता है। सड़कों के हाल बुरे हैं भाई जी। सड़कों के हाल ठीक है। जो देवप्रयाग वाली बात अभी गोपाल भाई ने करी, तो जैसे ही सबको विदित है कि वहाँ पे एक रेलवे स्टेशन का कंस्ट्रक्शन वहाँ पे चल रहा है, जिसके निमित्त अभी वहाँ पे सड़क नहीं बनाई जा रही। हाँ, वो सड़क का हाल दुभर है, वो इसमें कोई दोहराई की बात नहीं है, पर जब तक वो कंस्ट्रक्शन वहाँ पे पूरा नहीं होता, अगर हम उसको सड़क को दोबारा बनवाते रिकंस्ट्रक्ट करते हैं तो 4 दिन में उसने, क्योंकि इतने हैवी लोड के साथ जो वहाँ पे ट्रक लोड लेके चल रहे हैं, जो डंपिंग जोन बनाया हुआ है ताकि असुविधा ना हो, गंगा में जाने मिट्टी ना जाए, मिट्टी जाने से पानी गंदा ना हो, इसलिए एक डंपिंग जोन ऊपर बनाया गया है, जिसकी व्यवस्था के लिए
जो ट्रक वहाँ चलते कि उस ट्रक के चलते वो रोड खराब होती जा रही है दिन पर दिन। अगर उनको रोड को रिकंस्ट्रक्ट किया जाता है तो वो एक पैसा बर्बादी होगी और पुनः क्योंकि रोड दोबारा उसी हाल में चली जाएगी। जब तक वहाँ पे रेलवे स्टेशन का काम पूरा नहीं होता तब तक वो सड़क बन भी नहीं सकती है। जहाँ तक एक अगर कोई सामान्य व्यक्ति भी इसको चाहे असुविधा हो रही है, उसके कोई दोहराई नहीं कि उसमें असुविधा हो रही है, पर एक सामान्य व्यक्ति भी इसको बता सकता है कि जब तक वहाँ पे कंस्ट्रक्शन पूरा नहीं होता वो रोड दोबारा नहीं बन सकती है। पौड़ी में स्वास्थ्य सुविधाओं की बात करें, क्या स्थिति? जी बिल्कुल, स्वास्थ्य सुविधाओं की अगर हम बात करें, कहीं ना कहीं अभी हम लोग जैसे सुन भी रहे हैं और जैसे हमारे भाई लोग बता भी रहे हैं, जब सरकार के द्वारा निर्णय लिया गया था कि हमारा जो हॉस्पिटल है उसको पीपी मोड में दिया जाएगा, तो आप देखोगे उसके माध्यम से भी हमारे ही भाई बहनों की वहाँ पे रोजगार लगे हैं जब वो इंद्रेश के हाथ में गया था। और हम लोग अगर देखेंगे वहाँ पे कोई ना कोई अभी कुछ कमियाँ हैं वहाँ पे, जिसके लिए अभी काम चल रहा है और मैं उम्मीद करती हूँ कि आगे आप बहुत जल्दी हमारे माननीय प्रत्याशी जी अनिल बलूनी जी, हम उनके साथ भी बैठेंगे और हम इस चीज पे बात कर रहे हैं कि पौड़ी में कहीं ना कहीं स्वास्थ्य सुविधाओं पे हमें जोर देना पड़ेगा और ये कहीं ना कहीं उस एजेंसी की कमी है जिसके लिए हम लोग भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। भाजपा भी मानती है कि स्वास्थ्य सुविधाओं का बुरा हाल है, मेरे साथ ही शिक्षा का क्या हाल है उत्तराखंड? बहुत बुरा हाल है शिक्षा का, क्योंकि ये अभी खाली स्कूल ही बचे हैं बस। ना तो शिक्षा के लिए टीचर वहाँ पे हैं, ना बच्चे हैं। जब बच्चे ही नहीं, ना तो बच्चे होंगे तो शिक्षक का भी क्या बुरे ही हाल होंगे। इसलिए ना तो शिक्षक, खाली प्राइवेटेशन हो गया। जो सरकारी स्कूल थे, जो हमारे सरकारी, सबसे पहले सरकारी स्कूल थे हमारे, सब उसमें प्राइवेटेशन में हो गया सारे बच्चे। जी, विद्यालय शिक्षा का प्राइवेटाइजेशन हो गया है, प्राइवेट सेक्टर में जाएगा। ये अभी बात हुई थी कि डिग्री कॉलेज खुल रहे हैं, उसमें पढ़ने वाले व्यक्ति नहीं है। अभी पिछले साल जब सीयूटी का लागू किया गया था तो उसमें कई जो छात्र छात्राएं थे वो असमर्थ थे फॉर्म भरने में। जब वो छात्र छात्राएं असमर्थ थे तो छात्रों की सुविधाओं को देखते हुए 21 दिन का हड़ताल जो परिसर में की गई थी, जब इतना अगर कांग्रेस वालों को पता है कि भैया वहाँ बच्चा पढ़ने के, तो उस हड़ताल में शामिल होने को राजी क्यों नहीं थे? तब उनको याद नहीं आया कि भैया हमारा बच्चा पढ़ नहीं पा रहा। आज अगर वो उस मुद्दे को लेकर चल रहे हैं कि भैया सीयूटी हुआ था और उसमें मैं स्वयं 21 दिन वहाँ हड़ताल में बैठा था, मैंने 21 दिन में चाहे दिन और रात हो मैं वहाँ खुद डट रहा और इसका पौड़ी, टिहरी, श्रीनगर तीनों परिसरों में इसमें हड़ताल चलती रही। परंतु यहाँ पौड़ी की मैं बात करूं और जगह का मुझे नहीं पता, पौड़ी की मैं बात करूं तो केवल फोटो खिंचाने के लिए वहां पे एनएसयूआई के कुछ कार्यकर्ता आए, वो भी 2 दिन के लिए फोटो खिंचाई गई और उसके बाद वो अपने अपने रास्ते चल गए। अगर इतनी पीड़ा है अगर कि बच्चों का एडमिशन, तो क्यों उस टाइम आवाज नहीं उठाई गई? क्यों आवाज नहीं उठाई गई? देखिए, हमारे छोटे भाई कह रहे हैं कि आवाज नहीं उठाई, लेकिन एनएसयूआई पूरी तरीके से सीयूटी के विरोध में थी और श्रीनगर में भी छात्रों का मतलब 3 जगह वो लोग बैठे थे, अलग अलग संगठन के बैठे थे। लेकिन पौड़ी में भी एनएसयूआई के द्वारा मतलब सीयूटी के लिए बुद्धि शुद्धि यज्ञ भी किया गया और तालाबंदी भी की गई और एनएसयूआई के द्वारा सीयूटी का पूर्ण रूप से विरोध किया गया। वो केवल पौड़ी की बात करें, पौड़ी के खासकर पौड़ी शहर की बात करें, पौड़ी शहर में विकास की क्या स्थिति? पौड़ी शहर में अगर विकास की स्थिति की हम बात करें तो धीरे धीरे विकास हो रहा है। अभी ऐसा है कि जैसे कि आप जहाँ खड़े हैं, आप जिस जगह पर बाइट ले रहे हैं, ये भी एक विकास का बहुत बड़ा आपके सामने भाजपा सरकार द्वारा इसको बनाया गया है और ये धीरे धीरे रनिंग में चीज़ें आ रही हैं। आशा है और उम्मीद है कि भविष्य में जैसे ही अगर केंद्र में और यहाँ पे हमारी सरकार होती है और इतने गद्दावर नेता हमारे पास होते हैं जो कि केंद्र की सारी व्यवस्थाओं को यहाँ ला सकें और यहाँ लोकल में भी हमको इस तरीके के नेता मिलते हैं कि जो इसको और अच्छा ले जा सके, तो निश्चित ही इस पे जो धीमी गति से चल रहा है विकास, ये और तेज हो पाएगा। पौड़ी में विकास तेज होगा। अब परसों एक मित्र हमारा कह रहा था कि बलूनी जी के साथ एक विकास नाम का व्यक्ति घूम रहा है, तो मुझे भी लग रहा है कि शायद भाजपा को वही विकास दिख रहा है। देखिए, पौड़ी पलायन में सबसे नंबर 1 पे है पूरे प्रदेश में, आंकड़े उठा के देखिए। और हमारी सिस्टर ही कहूँगा कि उन्होंने कहा कि लोगों को रोजगार मिला है। जब लोगों को रोजगार मिला है तो पलायन में हमारा पौड़ी सबसे ऊपर कैसे चले गया? तो ये हमारे लिए सबसे बड़ी बात है। और स्वास्थ्य की सुविधाएं आप देखिए कि ये केवल रेफर सेंटर बन के रह गया है। पीजी के बच्चे यहाँ बैठे हैं, हमारे पास एक डॉक्टर तक नहीं है, एक सर्जन तक नहीं है, एक फिजिशियन तक नहीं है। तो कहे के लिए हमने वो अस्पताल खोल रखा है? आप कह रहे हैं कि आप टूरिस्ट लाएंगे, आप एक रोड तो ठीक कर नहीं पा रहे। माननीय बलूनी जी जो यहाँ से सांसद पिछले 6 साल में रहे, एक अपने गाँव की रोड तक नहीं बनाए और कह रहे हैं कि हम तारामंडल घुमाएंगे। अरे कम से कम अपने गांव की रोड तो बना देते, पहले अपने गांव की रोड बनाते तो वहां के लोग भी आपको अच्छा बोलते। आज आप उनके क्षेत्र में जाइए, सबसे ज्यादा जो विरोध है वो उनके क्षेत्र में है, क्योंकि जब उनके गांव के लोग थे वो उनसे मिलने गए तो उन्होंने कहा कि इनको चाय पकौड़ी खिलाओ और इनको भेजो घर।
तो कहीं ना कहीं आप देखिए, मतलब ऊपर से आए हमारे 6 साल से जो राज्यसभा सांसद रहे, उन्होंने एक ईंट तक पौड़ी में नहीं लगाई, और अब कह रहे हैं कि हाँ, पौड़ी के विकास की जिम्मेदारी हम पे। अरे भैया, 6 साल तो आप पे ही थी, 6 साल आप राज्यसभा सांसद थे, क्यों नहीं आपने विकास किया? कुछ तो दिखाते। केवल राज्यसभा सांसद हटने के बाद आपने एक शिलान्यास कर दिया कि हम तारामंडल दिखाएंगे। अरे तारे देख के क्या करेंगे यहाँ के युवा? उनको रोजगार चाहिए। आप अंकिता भंडारी की बात करिए, रोजगार की बात करिए, यहाँ की स्वास्थ्य सेवाओं की बात करिए, शिक्षा की बात करिए, तो तब नगर क्षेत्र में विकास। नगर, मतलब आप देखिए कि नगर की स्थिति यह है कि हम गढ़वाल मुख्यालय में रहते तो हैं, लेकिन गढ़वाल मुख्यालय की जो सुख सुविधाएं हमको मिलनी चाहिए वो हमारे जीरो हैं। देखिए, जो बड़े बड़े ऑफिस थे यहाँ से हटाए जा रहे हैं, मतलब दिन प्रतिदिन गढ़वाल मुख्यालय की जो वो मान्यता है उसको मतलब खत्म धीरे धीरे किया जा रहा है। एक हमारा आरटीओ ऑफिस का यहाँ पे वो सर्विस सेंटर था, वो भी अब वहाँ भेज रहे हैं कि श्रीनगर चले जाएगा। यहाँ के जो हमारे धन सिंह जी वो कह रहे हैं कि वहाँ श्रीनगर चले जाएगा। दूसरा, आप देखिए, खेल विभाग का यहाँ पे गढ़वाल मंडल मुख्यालय यहाँ पे हुआ करता था, वो वही ऑफिस वहां चले गया। यहाँ पर कमिश्नर आप देखिए कि कितने दिन बैठता है, यहाँ खाली देहरादून बैठते हैं, या खाली नाम मात्र का कमिश्नर का ऑफिस है। तो गढ़वाल मुख्यालय तो वैसे ही खत्म हो गया। नस यहाँ पे सड़कें ठीक हैं, आप किस प्रकार से टूरिस्ट बुलाएंगे? हमारी भाजपा की सरकार पिछले 10 सालों से कह रही है कि हम इसको टूरिस्ट के उसमें मतलब टूरिस्ट बुलाएंगे और पर्यटन के रूप में विकसित करेंगे। अरे भैया, जब आने के लिए रोड ही नहीं है तो कहां से विकसित करेंगे? आपको पता ही नहीं चल रहा कि गड्ढे में रोड है कि रोड में गड्ढा है। तो कहीं ना कहीं अब जनता उब चुकी है और बदलाव चाहती है। जनता बदलाव चाहती है। पौड़ी में पर्यटन की बात कर रहे हैं, सड़कें नहीं हैं। जी बिल्कुल, आप पर्यटन की बात तो कर रहे हैं, लेकिन मुझे आप एक बात मैं समझना चाहूंगी कि हम बोल रहे हैं कि अभी जैसे मेरे भाई बोल रहे थे कि उन्होंने 6 साल में कुछ तो किया नहीं, लेकिन शायद वो भूल चुके हैं कि कोटद्वार में हो या आपकी देहरादून में हो, ऐसी 6 ट्रेनों का उन्होंने ऊपर से अपने हमारे मंत्रालय से जाके 6 ट्रेनें हमारे उत्तराखंड को उन्होंने सौगात के रूप में दी है। उन्होंने देखा हमारे पहाड़ का दर्द क्या होता है, उन्होंने लैंसडाउन में रडार लगाया। जब बादल फटता है तो 100 किलोमीटर के जो आपका रेडियस आता है, उससे रडार की वजह से जितना हमें फायदा होगा कि कम से कम कुछ घंटे पहले एक बार सूचना तो मिले कि वो गाँव खाली तो होगा। क्योंकि आप पलायन की बात कर रहे हैं, पलायन किसने किया? पलायन हम जैसे लोगों ने किया। मैं खुद एक एग्जांपल हूँ जो रिवर्स पलायन का है, और आज भी टिकी हूँ यहाँ पे। कारण ये है कि शर्म हमारे अंदर है, काम हमें नहीं करना है, हमें सिर्फ और सिर्फ सरकारी नौकरी के भरोसे रहना है। आप बात कर रहे हैं उन्होंने क्या किया? जब कोटद्वार में आईसीयू और मशीनों का स्थापित उन्होंने किया है, वहां पे उन्होंने एक बहुत बेहतर सुरक्षा सुविधाएं दी हैं। मैं यही बोलना चाहूंगी कि पौड़ी में भी अगर आप देखेंगे, नगर में धीरे धीरे करके विकास भी हो रहा है और काम भी हो रहा है। रही बात तारामंडल की, ये मत सोचिए वो सिर्फ तारामंडल है। हमारी पौड़ी को देखने क्यों आएंगे लोग? मैं खुद कलकत्ता का तारामंडल, दिल्ली का तारामंडल देख के आई हूँ। तो बच्चे जब यहाँ आएंगे और चीजें देखेंगे, सब विकास होगा। अगर गांव में एक सुंदर मकान बन जाता है तो दूसरे लोग उसको देख के मकान बनाते हैं, और जब वो सारे मकान बनते हैं तो उस गांव का विकास होता है। यही तारामंडल में लगता है। तारामंडल के बाद विकास होगा। देखिए, भली बात नहीं, सभी जानते हैं विकास की बात हो रही है यहाँ पर। आप बस स्टेशन की बात कर लीजिए, कितने साल लग गए। तो आप विकास के नाम पे जो ये ढोकला सरकार करती है, झूठे वादे करती है, सरासर गलत है। एक चीज़ मैं और बोलना चाहूँगा कि सीयूटी के विरोध में, देखिए मैं खुद NSY का पदाधिकारी हूँ, और सीयूटी के विरोध में हमारे द्वारा वहाँ पर विरोध किया गया था, कॉलेज में किया गया था। बात आई देवप्रयाग रोड की, भाई ने बोला कि रोड बड़े गाड़ियाँ चल रही, बिल्कुल चल रहे हैं, डैमेज भी होगा, बिल्कुल मैं मानता हूँ, लेकिन मेंटेनेंस होना भी जरूरी है। क्या किसी के स्वास्थ्य से, किसी की जिंदगी से बड़ी आपके लिए पैसा है? बिल्कुल नहीं। आपको यहाँ पर ध्यान देना पड़ेगा, आपको मेंटेनेंस करनी पड़ेगी, क्योंकि किसी की जिंदगी से बड़ी, किसी की जान से बड़ी पैसा नहीं होता। किसी की जान से बड़ा पैसा नहीं होता। नितिन जी, क्या कहेंगे आप? देखिए, अभी हमारे छोटे भाई ऋतिक सवाल ने बताया कि वहाँ पे जो वहाँ का जो प्रोजेक्ट मैनेजर है उनके द्वारा वहाँ पे व्यवस्था की जा रही है, चाहे वो पानी के टैंकर की व्यवस्था हो, चाहे किसी भी प्रकार से। फिर जब हमारा इतना बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है तो स्वाभाविक सी बात है, पहले थोड़ा तो कष्ट होगा ही। जब निर्माण पूरा हो जाएगा उसका तो रोड भी बनेगी, सही से बनेगी और लंबी चलेगी। कैसे जीतेगी कांग्रेस? लगातार कांग्रेस के नेता भाजपा में जा रहे हैं। देखिए, जो लोग कमजोर हैं वही भाजपा में जा रहे हैं, जो मजबूत लोग हैं वो आज भी मजबूती के साथ, मतलब जो जिनके ऊपर भाजपा चाहे ईडी लगा के, चाहे सीबीआई लगा के, चाहे इनकम टैक्स के नोटिस जारी करके उनको डरा रही है, उनके बड़े बड़े चालान काटे जा रहे हैं करोड़ों के, तो उनको डरा के भाजपा अपनी तरफ कर रही है। लेकिन कार्यकर्ता आज भी पूरी मजबूती के साथ कांग्रेस के साथ खड़ा और कांग्रेस के लिए कार्य कर रहा है। और इसका जीता जागता उदाहरण आपने 27 तारीख को पौड़ी की सड़कों पर देखा हुआ कि किस प्रकार से माननीय गणेश गोदियाल जी के पक्ष में जन सैलाब उमड़ा था। और यही जन सैलाब जो हमारा 19 तारीख को वोटिंग है, वो निश्चित रूप से अपने वोट का मताधिकार करेगा और 4 जून को माननीय गणेश गोदियाल जी को जिता के संसद में भेजने का काम करेगा। क्या कहेंगे आप?
डरे हुए डरा के भाजपा में ला रहे हैं। जी जी बिल्कुल, ये बिल्कुल अगर आप बोलेंगे डरा के ला रहे हैं भाजपा में, तो ये बात से तो मैं बिल्कुल ही उनका समर्थन बिल्कुल नहीं करूंगी। आप बात कर रहे हैं ईडी का नोटिस आ रहा है, इनकम टैक्स का नोटिस आ रहा है। आप अगर देखेंगे तो ये समय कौन सा चल रहा है। अगर आप सबको ज्ञात है कि मार्च के महीने में हमेशा इनकम टैक्स की फाइलिंग भी होती है, और मैं अपनी बात करती हूँ, मुझे भी आया है फाइलिंग का नोटिस। तो उसका तो सिर्फ एक जवाब देना होता है, आपके लॉयर्स होते हैं। अगर आपका जैसे अभी बोला गया था कि ईडी का नोटिस आया, मुझे मुंबई बुलाया जा रहा है, तो लॉयर का काम होता है कि वहां पे जाके नोटिस देंगे। अगर बिजनेस जहां चल रहा है, काम धंधा जहां चल रहा है, वहीं से आपको नोटिस आता है। मुझे भी आते हैं, सबको आते हैं, यहाँ पे बहुत सारे लोग होंगे जिनको आया होगा मार्च के महीने में। तो ऐसा कुछ नहीं है डरा धमका के लाया जा रहा है, ये अलग बात है। अगर आप देखेंगे तो जो लहर चल रही है उसकी वजह से, जो लहर चल रही है, जो दिख रहा है, भविष्य दिख रहा है, उसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी में लोग आ रहे हैं। और जहां तक रही कि किसी पे आप बोलेंगे कि ये डर से आ रहे हैं, इससे डर क्यों रहे हैं? अगर उन्होंने कुछ गलत किया तो न्यायालय उसका कहीं ना कहीं उसका समाधान लाएगी और उनको सजा भी होगी। लेकिन जब तक बात रही डराने धमकाने की, तो मुझे नहीं लगता कि ईडी और इनकम टैक्स नोटिस से कोई डरेगा, क्योंकि मार्च में हर किसी को नोटिस आते हैं। लगातार कांग्रेस के जो भ्रष्टाचारी नेता थे, भ्रष्ट नेता थे, वो भाजपा में आ रहे हैं, कह रहे हैं कि ईडी के डर से आ रहे हैं। देखिए, ईडी के डर से तो नहीं, परंतु जो भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा है उससे प्रभावित होकर के लोगों का जुड़ना उसमें स्वाभाविक है। जैसे कि हम जानते हैं कि हमारा तो उद्देश्य ये है कि जनता के हर एक व्यक्ति को हम अपने संगठन में शामिल करें, और अपनी भारतीय जनता पार्टी की जो राष्ट्रवादी विचारधारा है अब व्यक्तियों के अंदर वही उसका डेवलपमेंट हो, और राष्ट्रवाद जितना लोगों के अंदर बढ़ेगा और जितने लोगों को हम इस विचारधारा से जोड़ पाएं तो हम तो करेंगे। भारतीय जनता पार्टी लगातार कही थी, जब हमने देखी कि हमेशा देखते हैं कि मंचों से भी भ्रष्टाचार के आरोप कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं पर लगे, और जिन पे आरोप लगे वही भाजपा में आए। देखिए, अगर वो अपने उस प्रवृत्ति को छोड़ करके एक अच्छे संगठन के साथ जुड़ करके ईमानदारी से काम करना चाहते हैं तो उन लोगों का मोस्ट वेलकम है, और इसीलिए ये लोग यहाँ आ भी रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि हमको यहाँ ऐसा नहीं करके देना है कि एक अमाउंट ऊपर बैठी माँ बेटे की सरकार को देनी होगी, तो इसलिए ये लोग आ रहे हैं। सुना होगा आपने। देखिए, भाजपा के पास, मैं कह तो रहा हूं, भाजपा के पास एक अजीबी उन्होंने एक अनोखी मशीन बनाई है। मतलब जो एक तरफ भाजपा आरोप लगा रही है कांग्रेस पे कि ये भ्रष्टाचारी हैं, और जैसे ही वो भाजपा में जाते हैं उनसे ज्यादा पवित्र फिर कोई होता ही नहीं है। मतलब उनके पास एक अनोखी मशीन है, जो भाजपा के उसमें जाता है, भाजपा की मशीन में जाता है, वो पवित्र होकर बाहर निकलता है। उसके बाद ना तो उसको ईडी का नोटिस आएगा, ना उसको सीबीआई उसको जांच करने जाएगी, ना इनकम टैक्स का कोई नोटिस आएगा। तो कहीं ना कहीं अब सारे भ्रष्टाचारी जिन मतलब भाजपा ने जो आरोप लगाए कि कांग्रेस में जो भ्रष्टाचारी वो सारे अपनी तरफ ले लिए, तो अब भ्रष्टाचारी अब कहां रह गए हैं? भ्रष्टाचारी तो सारे भाजपा में चले गए हैं। लेकिन वो कह रहे हैं कि हमारे पास वॉशिंग मशीन, आप आइए, इसके अंदर से निकलिए और पवित्र हो जाइए। आपके पास मतलब आपसे पवित्र तो फिर कोई रहेगा नहीं। तो ये भाजपा की नीति है, वो भ्रष्टाचार को खत्म नहीं करना चाह रही है। वो कह रही है कि भ्रष्टाचारी जो भी है सब हमारे पास आ जाओ। तो उन्होंने एक मशीन लगाई है जिसका वो सदुपयोग कर रहे हैं। ये थे मेरे साथ पौड़ी के युवा साथी, भारतीय जनता पार्टी के और कांग्रेस के कार्यकर्ता, उनके विचार आपने सुने होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद, नमस्कार। बंद कर दें।